आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल। मैं हूं इमरान खान। खबरनामे के साथ सबसे पहले सुर्खियां। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल। गुरुजी ठंडाई और शरबत और मनीग्राम आपको नजदीक लाए। व्यापम घपले को लेकर आखिरकार झुके शिवराज चौहान। सीबीआई जांच को तैयार। कांग्रेस ने कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जांच। यूपी के बाराबंकी में थाने में जिंदा जलाई गई एक खातून। लखनऊ के अस्पताल में तोड़ा दम। मुलजिम, थानेदार और दारोगा बर्खास्त। सभी सियासी दलों को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। इलेक्शन कमीशन और 6 पार्टियों को अदालत का नोटिस। 6 हफ्ते में मांगा जवाब। टर्किश एयरलाइंस के तैयारे में बम की धमकी से करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। मुसाफिरों में मची अफरा तफरी। बाथरूम के शीशे पर लिखा था कार्गो सेक्शन में है बम। और दौरे के दूसरे पड़ाव पर कजाकिस्तान पहुंचे पीएम मोदी। कई मुआहदों पर दस्तखत की उम्मीद। उज्बेकिस्तान में हिंद नजाद लोगों से हुई मुखातिब। खैर मकदम आपका खबरनामे में। व्यापम घपले में चारों तरफ से घिरे मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह को आखिरकार झुकना पड़ा है और रियासती हुकूमत सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गई है। हालांकि मीडिया से मुखातिब एमपी के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राय आम्मा का एहतराम करते हुए उनकी सरकार हाईकोर्ट से व्यापम घपले की सीबीआई जांच करने की अपील करेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें और मध्य प्रदेश सरकार को अदलिया के मुकम्मल अदलिया पर यकीन है। व्यापम घपला मामले में अब तक बचते रहने के सवाल पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो बच नहीं रहे थे बल्कि पूरी रात जाग रहे थे। लोकतंत्र में शासक को जो जनता का सेवक होता है, संदेह से परे होना चाहिए। और इसलिए जो सवाल उठाए गए उनका समाधान जरूरी है। मैं ये मानता हूं जनता के मन में भी सवाल खड़े हुए हैं। प्रदेश के बाहर ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं। जनता जानना चाहती है फिर क्या है, और इसलिए मैं जनमत के आगे शीश झुकाता हूं और माननीय हाईकोर्ट को एक अनुरोध पत्र भेज रहा हूं कि व्यापम मामले की जांच वो सीबीआई से कराने की कृपा करें। इस दौरान जो दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, मेरा निवेदन रहेगा कि उनकी जांच भी होनी चाहिए। वही सीबीआई जांच को लेकर सीएम शिवराज सिंह के बयान पर क्या कहा कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने, आइए सुनते हैं। कल तक माननीय राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि सीबीआई की जांच की कोई आवश्यकता नहीं। शिवराज सिंह जी कह रहे थे कोई जांच की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज सद्बुद्धि उनको मिली है। शायद मोहन भागवत जी का डंडा पड़ा हो उनको, या नरेंद्र मोदी जी का डंडा पड़ा हो, मैं नहीं कह सकता। लेकिन अब सीबीआई की जांच अगर होती है तो जो हमारी मांग है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा नियुक्त एसआईटी के माध्यम से होना चाहिए। प्रत्येक हफ्ते उसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए और पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, पब्लिक हियरिंग होना चाहिए। इससे पहले व्यापम घपले की तफ्तीश के मामले में एसआईटी को ग्वालियर हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है कि अब घपले की जांच एसआईटी नहीं करेगी। हाईकोर्ट ने मामले के लोकायुक्त जांच के हुक्म दिए हैं। दरअसल इस मामले में आरोपी बनाए गए स्टूडेंट और महलूक डॉक्टर आर्या ने एसआईटी के खिलाफ पैसों के लेन देन की शिकायत की थी कि एसआईटी में पैसों के लेन देन हो रहा है, जिससे कि तफ्तीश पर असर पड़ रहा है, जिसकी समाअत करते हुए कोर्ट ने यह हुक्म दिया है।
व्यापम घपले में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 9 जुलाई को समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट व्यापम से जुड़ी 3 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करेगा। ये अर्जियां दिग्विजय सिंह, कुमार विश्वास और आनंद राय ने लगाई हैं। व्यापम में नाम आने के बाद गवर्नर राम नरेश यादव को हटाने की अर्जी पर भी समाअत होगी। एक वकील ने गवर्नर को हटाने की अर्जी दाखिल की है। हाईकोर्ट ऑफ कोर्स इन केसेस को मॉनिटर कर रहा है डे टू डे, इनमें क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बट अकॉर्डिंग टू अस एंड अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर्स, द STF which has been constituted by the state government and the SIT which has been constituted by the High Court is not sufficient for investigation of this case, and therefore we've requested the Supreme Court now to undertake and to ensure that proper investigation is carried out. That's all that we are asking for in these petitions. व्यापम घपले से जुड़े लोगों की मौत का सिलसिला जारी है और ताजा मामला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का है, जहां एक कांस्टेबल रमाकांत पांडे ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि STF ने व्यापम घपले के सिलसिले में रमाकांत पांडे से 3 महीने पहले ही पूछताछ की थी। कांग्रेस ने सिपाही की मौत को भी व्यापम घपले से जोड़ा है। हालांकि टीकमगढ़ के पुलिस इंस्पेक्टर निमिष अग्रवाल ने कहा कि इस मौत का व्यापम घपले से कोई लेना देना नहीं है। इसमें व्यापम से कोई लेना देना नहीं है। ये आरक्षक जो है सन 2000 का भर्ती था और इसमें जो है जैसा पता चला है वहाँ के लोकल स्टाफ से, शराब पीने का आदी था और कर्जे वगैरह में भी उसके लिए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। और भोपाल में व्यापम घपले पर कांग्रेस कारकुनान ने शर्ट उतारकर बीजेपी हेडक्वार्टर पर मुजाहरा किया। कांग्रेस व्यापम घपले की CBI जांच का मुतालबा कर रही है। भोपाल में कांग्रेस के रियासती सदर अरुण यादव की क़यादत में कांग्रेस कारकुनान मुजाहरा करने उतरे। मुजाहरा कर रहे कांग्रेस कारकुनान को काबू में करने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस दस्ते तैयार किए गए हैं। यूपी के बाराबंकी के एक थाने में जलाई गई खातून की लखनऊ में मौत हो गई। खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने मुलजिम थानेदार राय सिंह और दारोगा अखिलेश को बर्खास्त करके उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुतासिरा खातून आंगनबाड़ी में काम करती थी और उसे बाराबंकी के कोठी थाने में जला दिया गया था। खुद पुलिस के अफसरान ने इसे कबूल किया है। मुतासिरा के शौहर को थानेदार राय सिंह पूछताछ के नाम पर पकड़ कर ले गया था। मुतासिरा के मुताबिक जब उसने अपने शौहर को पकड़ने की वजह पूछी और उसे छोड़ने के लिए कहा तो थाने के अंदर ही उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी गई। पहले छेड़खानी की गई, फिर लूटा गया और जब उसने थानेदार राय सिंह की कलाई खोलने की धमकी दी तो एक दारोगा और थानेदार ने मिलकर उस पर थाने के अंदर ही मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। इसके बाद वो जलती हुई थाने से बाहर भागी। राहगीर और अहले खाना उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां से उसे लखनऊ रेफर किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक मुतासिरा 100% जल चुकी थी। महलूकीन के मुताबिक थानेदार राय सिंह उसके पीछे 2014 से पड़ा था और आते जाते कई बार छेड़ता था। भैया बड़ी बेइज्जती हमारे बस आग लगा दी, सोचन के अभी मर जाइए तो कुछ हो तो है ना। एक खतरे आग लगा दी, हाँ चैन अंगूठी सब छीन लें, रुपया छीन लें। आओ भैया जाना तो बहुत बेइज्जती की है ना उनका। हाँ भैया बंद कमरे में बंद कर दिया था। कमरा में जब आग लगाए तो ढकेल के बाहर लगाए, सब आदमी हमका घसीट के बाहर लाए। अरे थानेदार है ये, कितने दिन से परेशान कर रहे थे? अरे भैया हमका परेशान करते हैं 2 नवंबर 2014 से 2 नवंबर 2014 से हम स्कूल जाते रास्ते में छेड़खानी करते हैं। वहीं यूपी के वजीर आला अखिलेश यादव ने कसूरवारों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है। देखिए, कैबिनेट में जो फैसले लिए वो आप तक आ जाएंगे और जो बाराबंकी का है मामला उसमें मजिस्ट्रेट जांच ऑर्डर कर दी सरकार ने और जांच के बाद जो भी उसमें निकल करके आएगा, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और पुलिस के खिलाफ जो कार्रवाई होनी थी कार्रवाई हुई है। आगे भी अगर कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो दोषी जांच के बाद उन पर कार्रवाई होगी। वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का, लौटेंगे और भी खबरों के साथ। ओ जन्मी बेटी भोलू घर फैली है चारों और खबर सारे सज कर आए। अरे भरे हम
के पानी से डूबे हैं जिनमें हाथ कई चाचा चाची नानी के। डॉक्टर दीदी आई वहाँ देख गंदगी जहाँ तहाँ, बोली सफाई का रखो ध्यान। पीने का पानी रखो साफ, उसमें न डालो अपने हाथ। पानी के बर्तन सदा ढके, बीमारियों से सभी बचे। जल ही जीवन है। हम समय है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। आप देख रहे हैं आलमी समय। खबरनामे में ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। एकेडमिक्स फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि AAD ने वजारत फरोग इंसानी वसाइल के पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटी में एक ही निसाब की तैयारी की मुखालफत में जंतर मंतर पर मुजाहरा किया। AAD ने एक तरह के सिलेबस के लिए वाइस चांसलरों की मीटिंग का मुखालफत की और उसे तुरंत वापस लेने की मांग की। AAD का कहना है कि अपना निसाब खुद बना सकने का यूनिवर्सिटी के हुकूक बरकरार रहे। कॉमन यूनिवर्सिटी बिल को वापस लिया जाए। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस और NSUI ने भी मुजाहरे में हिस्सा लिया। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और कॉमन यूनिवर्सिटी बिल के नाम पर MHRD का हायर एजुकेशन को तबाह करने का जो एजेंडा है, उसके खिलाफ हम लोग आज सड़क के ऊपर उतरे हैं। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि उसको पार्लियामेंट तक में उठाए। सड़क पर यह लड़ाई चलेगा। यूनिवर्सिटी से आज ये हालत में पहुंच गया है, विश्व में कोई दो यूनिवर्सिटी का एक जैसे समानांतर सिलेबस नहीं है। यहाँ 450 यूनिवर्सिटीज में अपना एक पाठ्यक्रम लगाएंगे। शिक्षा को खत्म करने का साजिश है ताकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पनप सके। आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली को सूबे का दर्जा दिलाने की मांग को जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रही है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी कांग्रेस ने भी दिल्ली को पूरी रियासत का दर्जा देने की बात कही थी, लेकिन अब पीछे हट रही है। हमने जो कहा, अनलाइक बीजेपी 100 किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह नहीं कि चुनाव के पहले काला धन और चुनाव जीतने के बाद जनधन। हमने जो कहा सब किया है और हमने दिल्ली की जनता से यह वायदा भी किया है कि दिल्ली की जनता के हक में, हित में, दिल्ली के पूर्ण राज्य की मांग को संघर्ष के चरमोत्कर्ष तक ले जाने के लिए आम आदमी पार्टी संकल्पबद्ध है, कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। सभी सियासी पार्टियों को RTI के दायरे में लाने के लिए दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत, इंतखाबी कमीशन और मुल्क की 6 बड़े सियासी जमातों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के जरिए सभी को 6 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा गया है। और सुभाष अग्रवाल ने फाइल करी थी, उस पर भारत सरकार को, इलेक्शन कमीशन को और 6 जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको आज नोटिस इशू किया है कि क्यों ना उनको पब्लिक अथॉरिटी सूचना के अधिकार के कानून के तहत माना जाए और क्यों ना उनको भी अपनी पार्टियों के बारे में, खासकर उसके फंडिंग के बारे में सारी सूचना सार्वजनिक करने की जरूरत हो। सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे कि जो भी डोनेशन आता है पॉलिटिकल पार्टी के पास, कितना भी छोटा हो, उसकी पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। तो उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है और केस अब 1-1.5 महीने के बाद लग। अच्छे दिनों का वादा कर इक़्तिदार तक पहुंची एनडीए हुकूमत की कारकर्दगी से आम लोगों की उम्मीदें अब टूटने लगी हैं। सरकार का 1 साल पूरा होते होते आम लोग तो वादे पूरे होने का इंतजार ही करते रहे, लेकिन कुछ खास लोगों के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। 26 मई 2014 को मुल्क में इक़्तिदार पर नरेंद्र मोदी के आते ही कई तरह के बदलाव हुए। जांच एजेंसियों के रंग बदलते नजर आए। ईशा जहां, सोहराबुद्दीन, तुलसी प्रजापति जैसे फर्जी एनकाउंटरों के सारे मुकदमे मुल्जमान के लिए धीरे धीरे नरम होने लगे और ज्यादातर मुल्जिम एक के बाद एक बरी होते गए।
वहीं वो तमाम बम ब्लास्ट जिनका इल्जाम हिंदू दहशतगर्दों पर है, उन्हें रफा दफा करने की कोशिशें भी तेज हो गईं। महाराष्ट्र के मालेगांव के बाद अजमेर ब्लास्ट केस को भी कमजोर करने की साजिश की बातें सामने आईं। मोदी के इख्तिदार में आते ही इस केस में गुज़श्ता 6 महीने में 13 गवाह हॉस्टाइल हो चुके हैं, जिसमें जांच एजेंसियों को बड़ा झटका लगा है। जांच एजेंसियों ने इस मामले में जिन्हें गवाह बनाया है, उनमें से कई के रिश्ते आरएसएस से बताए जा रहे हैं। सरकारी वकील के मुताबिक पहला गवाह नवंबर 2014 में हॉस्टाइल हुआ था। तब से अब तक लगातार ये सिलसिला चल पड़ा है। अजमेर ब्लास्ट वाले केस में करीब 13 विटनेसेस हॉस्टाइल हुए हैं। और देखिए, प्रोसिक्यूशन का केस तो विटनेसेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो सब्सटेंटिव एविडेंस होती है वो डायरेक्ट एविडेंस होती है जो विटनेस बॉक्स में आकर के विटनेस देता है। अगर वो हॉस्टाइल हो जाता है तो प्रोसिक्यूशन का केस बहुत ज्यादा डैमेज करता है और प्रोसिक्यूशन के केस में कोई दम नहीं रहता। मालेगांव धमाका मामले में उसकी वकील रोहिणी साल्यान ने खुद पर दबाव डालने की बात बताकर जांच एजेंसियों में खलबली मचा दी। हालांकि बाद में रोहिणी को इस केस से हटा दिया गया। अजमेर धमाके में सरकारी वकील अश्वनी कुमार ने मालेगांव जैसे किसी तरह के दबाव से तो इनकार किया, लेकिन कई अहम बातें जरूर बताई। एनआईए के लिए तो ये बहुत डैमेजिंग चीज है, क्योंकि एनआईए के ये महत्वपूर्ण गवाह थे जिन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने भी 164 के स्टेटमेंट दिए थे। इन्होंने उनसे भी डिपार्चर किया और ये कहा कि वो बयान हमसे एटीएस ने और एनआईए वालों ने दबाव डाल करके वो बयान करवाए थे। मालेगांव धमाके के सरकारी वकील पर दबाव बनाने और अजमेर ब्लास्ट के गवाहों के हॉस्टाइल करने का इल्जाम कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत पर लगाया। कांग्रेस के लीगल सेल के सदर केसी मित्तल का तो यहां तक कहना है कि मालेगांव धमाका, अजमेर ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस हादसा हो या गुजरात के तमाम मामले इसी तरह से निपटाए गए और किसी को सजा नहीं हुई। इसी तरीके से समझौता एक्सप्रेस में भी 3 गवाह हॉस्टाइल हो गए। इससे ये लगता है कि कहीं न कहीं जो केंद्रीय सरकार है आज के दिन, ये जितने भी इस तरीके के मुकदमे हैं इन सबको वो मैनेज करना चाहती हैं और यही गुजरात में किया। गुजरात अब स्पष्ट हो गया है कि गुजरात में एविडेंस खत्म की, उसको डिस्ट्रॉय किया गया, उसको कोर्ट के सामने नहीं आने दिया गया, मुकदमे नहीं चले, इसलिए किसी की कोई सजा ही नहीं होनी चाहिए हुई। यही कार्रवाई अब यहाँ हो रही है। ये बहुत गंभीर बात है। जेडीयू का भी कहना है कि मौजूदा सरकार में सब कुछ जमहूरियत के खिलाफ हो रहा है। सोहराबुद्दीन इसरत जहां केस से लेकर के, मालेगांव से लेकर के, अजमेर से लेकर के सभी गवाहों को मुक्त किया जा रहा है और दूसरे लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। ये इस सरकार का अब तक का सबसे बड़ा अपराध है। कानून की बालादस्ती जमहूरियत के लिए बेहद जरूरी है और अगर कहीं इससे छेड़खानी की कोशिश होती है तो उस पर अदलिया को सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि कानून का मजाक उड़ाने वालों को सबक सिखाया जा सके। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। उज्बेकिस्तान के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान पहुंच गए। हिंदुस्तानी वजीर आजम अपने 6 रोजा दौरे के दूसरे पड़ाव में यहां पहुंचे हैं। इस दौरान हिंदुस्तान और कजाकिस्तान के बीच कई अहम मुआहदों पर दस्तखत होने की भी उम्मीद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान में तलबा से भी रूबरू होंगे। पीएम मोदी यहां पर यूनिवर्सिटी के तलबा से मुखातिब होंगे। और इससे पहले पीएम मोदी ने अपने गैर मुल्की दौरे के दूसरे दिन ताशकंद में हिंदुस्तानियों के बीच वो पहुंचे। यहां पर पीएम मोदी ने अपने खिताब का आगाज वहां की मकामी जबान में किया। पीएम ने कहा कि वो हिंदुस्तान की तहजीबी रंगारंगी और बाकी दुनिया के बीच पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि उन्होंने कल उज्बेकिस्तान के वजीर आजम और सदर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हिंदुस्तानी धुन बज रही थी और सदर को हिंदुस्तानी मौसीकी के बारे में सब पता था। बम की धमकी की वजह से टर्किश एयरलाइंस के एक जहाज को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जराये के मुताबिक जहाज में बाथरूम के शीशे पर लिखा था कार्गो सेक्शन में बम है, जिसके बाद मुसाफिरों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में जहाज को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सारे मुसाफिरों को महफूज उतार लिया गया है। डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड और सीआईएसएफ की टीम ने पूरे जहाज का सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन कोई बम नहीं मिला। बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो और लाखों दिलों की धड़कन शाहिद कपूर रिश्ता इज़्दिवाज में बन गए। शाहिद की शादी दिल्ली की गर्ल मीरा राजपूत के साथ हुई। दिल्ली में हुई इस शादी में उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्हें गुड़गांव के
ट्राइडेंट होटल में ठहराया गया था। बताया जा रहा है कि फिल्मी दुनिया के सितारे 12 जुलाई तक को होने वाले रिसेप्शन में शिरकत करेंगे। इससे पहले शाहिद और उनका कुनबा पहले ही दिल्ली पहुंचा। यहां उन्होंने 6 जून की रात में शादी के संगीत में भी जमकर मस्ती की। दूल्हा बन गया साडा बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया छटके मोटर कार, सेहरा सज गया वो सेहरा सज गया जलवेदार, दुल्हनिया द्वार खड़ी सजन संग जाने को तैयार नच ले। और टीम इंडिया जिम्बाब्वे दौरे के लिए रवाना हो गई है, जहां दोनों मुल्कों की टीमें 3 वनडे और 2 T20 मैच खेलेंगी। नौजवान लेग स्पिनर करण शर्मा चोट की वजह से टीम से बाहर हो गए हैं, लिहाजा 14 खिलाड़ी ही जिम्बाब्वे गए हैं। जिस टीम इंडिया में शामिल 14 में से 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार यहां खेलने जा रहे हैं। इनमें धवल कुलकर्णी, रॉबिन उथप्पा, मनीष पांडे, स्टुअर्ट बिन्नी, अक्षर पटेल, मनोज तिवारी, केदार जाधव, संदीप शर्मा, भुवनेश्वर कुमार शामिल हैं। हालांकि भुवनेश्वर और उथप्पा कई सालों से हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं, लेकिन ये उनका पहला जिम्बाब्वे का दौरा होगा। वहीं कप्तान अंजिक्य रहाणे और हरभजन सिंह के अलावा अंबाती रायडू, मुरली विजय और मोहित शर्मा पहले भी जिम्बाब्वे दौरा कर चुके हैं। वक्त है एक ब्रेक का, लौटेंगे और भी खबरों के साथ। रमजान 200 से भी ज्यादा मुल्कों और इलाकों में मौजूद करीब 3.5 लाख मनीग्राम एजेंट लोकेशंस की बदौलत पाइए चांद के दीदार के साथ कई इनामात। बेशक पैसे मिलते ही हर चेहरा चांद सा खिल जाएगा। बस 1800-0000-5454 पर एक मिस्ड कॉल दीजिए और हर लेन देन पर पाइए 10 रुपए का रिचार्ज। इतना ही नहीं, मोटर बाइक और टेलीविजन सेट जैसे हैरत अंगेज इनामात पाने का मौका भी। ऑफर 18 जुलाई 2015 तक। मनीग्राम आपको नजदीक लाए। अगर 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की यदि बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार, कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्यालात और दानिश्वरों के इफ्कार। देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और एतवार की दोपहर 2 बजे, सिर्फ आलमी समय पर। आप देख रहे हैं आलमी समय। नाइजीरिया के शुमाली शहर जरिया में जबरदस्त बम धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 20 अफराद के हलाक और दर्जनों के जख्मी होने की खबर है। रियासत के गवर्नर ने इस खबर की तस्दीक की है। गवर्नर नासिर अहमद ने बयान जारी करके लोगों से अपील की है कि वो होशियार रहें और कुछ दिन के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं। शहर में सख्त सिक्योरिटी के इक़दाम किए गए हैं और धमाकों के बारे में तफ्तीश की जा रही है। इसके अलावा कल देर रात कानू की एक मस्जिद में भी खुदकुश बम धमाका हुआ। यह धमाका एक 13 बरस की लड़की के जरिए किया गया, जिसमें कि कई अफराद के जख्मी होने की खबर है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि धमाके में सिर्फ वो लड़की ही हलाक हुई है। इस हफ्ते बोको हराम के हमलों में 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। एक रोज कबल भी ही बोको हराम ने वस्ती शहर जोज में एक मस्जिद और एक मुस्लिम रेस्तरां में बम धमाके किए थे, जिसमें दर्जनों अफराद हलाक हो गए थे। मुल्क शाम के शहर हल्ब में एक बड़ा खुदकुश हमला हुआ, जिसमें सरकारी फौज की हामी मिलिशिया के कम से कम 25 अरकान हलाक हो गए। इस हमले में अलकायदा से मुंसलिक तंजीम अल नुसरा फ्रंट ने हुकूमत के जेर असर इलाके में वाक़ एक फौजी चेक पोस्ट को निशाना बनाया। शामी ऑब्जर्वेटरी बराए इंसानी हुकूक ने बताया कि हमलावर एक गाड़ी में सवार था। उसने अल जोहरा के इलाके में एक ऐसे यतीम खाने की इमारत के सामने धमाका किया जिसे हुकूमती अफवाज अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करती है। इस ग्रुप के मुताबिक खुदकुश हमले के बाद बागियों और सरकारी अफवाज में शदीद झड़पें भी हुई, जिनमें दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि अल नुसरा फ्रंट उन 13 इस्लाम पसंद तंजीमों में से एक है जिन्होंने जुमेरात को एक मुश्तरका हमले में हलब के शुमाली हिस्से पर कब्जा किया है। और शिद्दत पसंद ग्रुप दाइश ने शाम में अल रुक्का शहर के करीब वाक़े एक कस्बे का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है। बरतानिया में कायम शामी ऑब्जर्वेटरी बराए इंसानी हुकूक ने खबर दी है कि दाइश के जंगजुओं ने अल रुक्का से 50 किलोमीटर शुमाल में वाक़े कस्बे
एन ईसा और उसके आसपास के इलाके में कुर्द मिलिशिया को लड़ाई में शिकस्त देने के बाद दोबारा कब्जा किया है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक इत्तेहादी ममालिक के लड़ाका तैयारों ने अल रुक्का में दाइश के ठिकानों पर अब तक की शदीद तरीन बमबारी की है। शामी ऑब्जर्वेटरी का कहना है कि इन फजाई हमलों में अल रुक्का शहर में आबी गुजरगाहों पर तामीर 7 पुल तबाह हो गए हैं। इस कस्बे पर कुर्द जंगजुओं ने 2 हफ्ते कबल दाइश को शिकस्त देने के बाद कब्जा किया था। इराक के फौजी तैयारे से तकनीकी खराबी के सबब बगदाद पर बम गिरने से कम 8 अफराद हलाक हो गए हैं। इराक की फजाइया का कहना है कि रूस में तैयार होने वाले सुखोई जेट दाइश पर बमबारी करने के बाद वापस आ रहा था कि यह वाकया पेश आया। फौज का कहना है कि दाइश के शिद्दत पसंदों पर हमले के दौरान बगदाद पर गिरने वाला बम तैयारे में फंस गया था और पायलट ने इसे हटाने की 6 बार कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सका। जब इराकी तैयारा इराकी दारुल हुकूमत बगदाद के ऊपर परवाज करा था तब ये बम तैयारे से नीचे गिर गया, जिससे कई मकानात तबाह हो गए। इसकी इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के तर्जुमान ने बताया कि हलाक शुदगान में 3 बच्चे भी शामिल हैं। सऊदी अरब की क़यादत में इत्तेहादी ममालिक के लड़ाका तैयारों ने यमन के दारुल हुकूमत सना में साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह की जमात के हेडक्वार्टर को फिजाई हमलों में निशाना बनाया है। सऊदी इत्तेहादी ममालिक के तैयारों ने हौसियों के कई हामियों के मकानात को भी फिजाई हमलों में निशाना बनाया है। अब्दुल्ला सालेह की जमात के तर्जुमान ने बताया कि इत्तेहादी तैयारों की बमबारी से जमात का हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। साबिक हुक्मरान जमात के हेडक्वार्टर पर ऐसे वक्त में बमबारी की गई जब इतवार को यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची शेख अहमद सना में थे और वो रमजान मुबारक में इंसानी बुनियाद पर हौसी मिलिशिया की क़यादत से जंगबंदी के लिए बातचीत कर रहे थे। और आइए एक बार हम फिर नजर डालेंगे बुलेटिन की सुर्खियों पर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल। गुरुजी ठंडाई और शरबत और मनीग्राम आपको नजदीक लाए। व्यापम घपले को लेकर आखिरकार झुके शिवराज चौहान, सीबीआई जांच को तैयार। कांग्रेस ने कहा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही हो जांच। यूपी के बाराबंकी में दागदार हुई खाकी, थाने आई खातून को छेड़छाड़ के बाद पुलिस वालों ने जिंदा जलाया। सीएम ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के हुक्म। सभी सियासी दलों को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। इलेक्शन कमीशन और 6 पार्टियों को अदालत का नोटिस, 6 हफ्ते में मांगा जवाब। टर्किश एयरलाइंस के तैयारे में बम की धमकी से करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। मुसाफिरों में मची अफरा तफरी, बाथरूम के शीशे पर लिखा था कार्गो सेक्शन में है बम। और दौरे के दूसरे पड़ाव पर कजाकिस्तान पहुंचे पीएम मोदी। कई मुआहदों पर दस्तखत की उम्मीद। उज्बेकिस्तान में हिंद नजाद लोगों से हुए मुखातिब। नाज़रीन, आप आलमी समय को इंटरनेट पर देखने के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं समयलाइव.com पर। इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।